जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के उस सबसे बड़े एक डर की, दुख की, और जो अब वर्तमान में उन्हें सता रहा है, क्योंकि उनके वही दोस्त जो हमेशा साथ देते थे आज उनके खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नवीन पटनायक की। बातों को ना घुमाते हुए स्पष्ट तौर पर आपको बताऊं, नवीन पटनायक एक ऐसे इंसान हैं जो 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 6ठी बार में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन करने के लिए सलाह की थी, पर बीजेपी ने यह सलाह ना मानते हुए इंडिविजुअल लड़ाई जारी रखी, मतलब इंडिविजुअल वोट में उतरे। और उसका असर यह रहा, उड़ीसा में पहली बार इतिहास में, आजादी के बाद पहली बार उड़ीसा में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया है। ये एक तरीके से बीजेपी के लिए बहुत अच्छा आगाज था उड़ीसा में, पर इसके साथ ही, इस आगाज के साथ ही एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा उड़ीसा की राजनीति में नवीन पटनायक के साथ। नवीन पटनायक ने खुला आगाज कर दिया है कि अब हम विपक्ष के साथ हैं। इसका मतलब है कि नवीन पटनायक अब किसी भी पक्ष में, किसी भी वे में बीजेपी का साथ नहीं देंगे। आपको बता दूं, नवीन पटनायक राज्यसभा में एक अहम हिस्सा रखते हैं बीजेपी के लिए। 2014 में जब बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 283 सदस्य थे, उस समय लोकसभा उस समय संसद में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। यह समय सबसे खतरनाक था बीजेपी के लिए। कोई भी बड़ा बिल बिना समर्थन के पास नहीं हो रहा था। और उस समय एक हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे, जो स्पीकर भी थे, उन्हीं के कारण एक तरीके से उन्हीं के कारण संसद नहीं चल पाई, क्योंकि वो एक तरीके से कांग्रेस का ही काम कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब तक संसद में हंगामा होगा कोई भी बिल पास नहीं होगा। ना उन्होंने ये चेष्टा की कि संसद को चुप करवाया जाए, शांत करवाया जाए। तो इसका प्रभाव ये हुआ, जो 17 से लेके 19 तक का जो कार्यकाल था बीजेपी के लिए बहुत ही हानिकारक था। उसके बाद में नवीन पटनायक ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है, चाहे वो कोई भी बिल पास करवाना हो। नवीन पटनायक हमेशा एक ऐसा दल रहा जो बीजेपी के लोकसभा में बीजेपी के साथ था और विधानसभा में खुद इंडिविजुअल खड़े थे, जनता के सामने खुद इंडिविजुअल खड़े थे। बीजेपी का हमेशा उन्होंने कोई भी मुद्दा हो उनमें समर्थन दिया, बिल पास करने में वोट दिया। पर अब की बार ये संसद के वोट बीजेपी के पास नहीं आएंगे। ये एक बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। ये एक नाम नवीन पटनायक है, जैसे दूसरा नाम है वाईएसआरडी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी। नवीन पटनायक ने जैसे खुला आगाज कर दिया है कि अब हम विपक्ष में हैं, वैसे ही जगन मोहन रेड्डी ने अभी खुला नहीं बोला है, सांकेतिक संकेत दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता है जगनमोहन रेड्डी बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि इसकी समीकरण बहुत अलग और मुश्किल है। जगनमोहन रेड्डी पर कई केस लगे हुए हैं, कईयों में चार्जशीट फाइल भी हो चुकी है। तो ऐसे समय में वो नहीं चाहते केंद्र के साथ में कोई भी पंगा करना। पर इसी के साथ में चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी और वाईएसआर का एक राजनीतिक जो कहते हैं घोर विरोधी हैं ये दोनों। तो इनका एक साथ आना मुश्किल है, क्योंकि टीडीपी चाहेगी केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा जगनमोहन रेड्डी पर दबाव बनाए। पर जगनमोहन रेड्डी यदि संसद में बीजेपी को समर्थन देते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि उन्हें जब नवीन पटनायक के जाने के बाद संसद में बिल पास कराने के लिए अधिक से अधिक संख्या बलों की जरूरत पड़ेगी, उस समय जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का बहुत प्रभाव पड़ सकता है। पर यदि इस समय 3 त्रिकोणीय उलझन है,
बीजेपी यदि जगनमोहन रेड्डी का समर्थन करती है तो टीडीपी चंद्रबाबू नायडू नाराज होते हैं। यदि जगनमोहन रेड्डी बीजेपी का समर्थन नहीं करती है तो चंद्रबाबू नायडू तो ओके हैं। बीजेपी के लिए खतरा है कि राज्यसभा में उन्हें संख्या बलों की कमी महसूस होगी, तो बीजेपी नहीं चाहती कैसे भी करके उन्हें संख्या बलों की कमी महसूस हो। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे क्या समीकरण बैठती है, आगे क्या बोला जाएगा, आगे क्या होगा। क्योंकि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुमत की सरकार बहुत अच्छी चला सकते हैं, पर अल्पमत में आई हुई सरकार का चलाना बहुत मुश्किल है। और यह समय अब नरेंद्र मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गठबंधन की सरकार का मतलब है कि मेंढक को तराजू पर तोलना। एक यदि चुप है तो दूसरा कौन सी पार्टी मुंह फिरा ले कोई पता नहीं। जब तक इन्हें लाभ मिल रहा है, राजनीतिक पार्टियां साथ है, जब उन्हें लाभ अधिक मिलेगा वो वहां मूव हो सकती है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये बात नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो जहां तक मुझे लगता है, एक दो पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी को अब अपने साथ में कर लेना चाहिए। ये पार्टियां हैं जिसमें से पहली पार्टी है डीएमके, स्टालिन की पार्टी। जी हां, और ये कोई नई बात नहीं है कि स्टालिन बीजेपी में नहीं आ सकते, एनडीए का हिस्सा नहीं रह सकते। यदि हम पहले की बात करें तो स्टालिन एनडीए का हिस्सा रहे हुए हैं। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव हैं, तो मुझे नहीं लगता डीएमके कांग्रेस को तब तक ढोएगी अपनी पीठ पे रख के, क्योंकि अब डीएमके को कांग्रेस से कोई भी फायदा नहीं है। मतलब स्टालिन अब इस राजनीति में अपने बेटे को पद पे रखना चाहते हैं, और जो ये सपना पूरा कह दीजिए या एक राजनीति में जो एक मूवमेंट होता है, वो एक चेंज अब नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और ये मूवमेंट तब चेंज हो सकता है जब स्टालिन बीजेपी के साथ आए, एनडीए में आए। तो कोई राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये पार्टी इधर नहीं जा सकती या ये पार्टी इधर नहीं आ सकती। मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है कि स्टालिन बीजेपी के साथ नहीं आ सकते, और बाकी समय बताएगा कि क्या होता है। दूसरा नाम मैं एक ऐसा लेने वाला हूं जो इससे भी सुनने में एक आश्चर्यजनक है, पर मैंने पहले ही कहा राजनीति में ऐसा कोई भी नहीं होता कि वो इधर से उधर ना हो। जहां तक विचारधाराओं की बात है तो दो विचारधाराएं आमने सामने जरूर होती है, उसके अलावा जितने भी हैं वो मूवमेंट की धाराओं में रहते ही हैं। दूसरा है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। जी हां, ममता बनर्जी। मैं इस पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ममता बनर्जी बहुत बार देखा गया है कि कांग्रेस के विरोध में खड़ी हो जाती है, और ममता बनर्जी का एक सिंपल सा एजेंडा है अपने राज्य का ध्यान रखना, अपने राज्य के लिए कार्य करना, बस। वो ना केंद्र की राजनीति में हस्तक्षेप करती है, ना वो कांग्रेस के साथ में एक प्रभावी तौर पे समर्थन में खड़ी होती है। क्योंकि हमने इन चुनावों में देखा है कि जरूर ही ममता बनर्जी ने समर्थन जरूर दिया, पर खड़ी हुई वो साथ में इंडिया अलायंस के साथ नजर नहीं आई। यदि इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में खड़ी हुई नजर आती तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक साथ चुनाव लड़ते, जो ये विरोध में लड़े हैं। लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना था, मतलब लोकसभा स्पीकर के लिए जो एनडीए अलायंस ने केरल के जो के सुरेश हैं उनको उतारा था, उसका समर्थन टीडीपी ने नहीं दिया, उसका समर्थन ममता बनर्जी ने नहीं दिया। जो राहुल गांधी को जो विपक्ष का जो नेता बनाया गया, प्रतिपक्ष का जो नेता बनाया गया है, उसके लिए यदि पूछा गया तो उनका कहना था, ये बात बोली है ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी अभिषेक चटर्जी ने, और इनका बोला हुआ बयान कोई पर्सनल बयान नहीं होता है, इनका बोला हुआ बयान का मतलब है पूरी पार्टी का बयान। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमसे कोई भी
विचार समर्थन नहीं हुआ है इस रिगार्डिंग। तो ये सोचिए कितनी बड़ी बातें हैं जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के होने वाले हेड, मतलब आज उत्तराधिकारी यदि घोषित, मतलब एक ऑफिशियल तरीके से उत्तराधिकारी घोषित ममता बनर्जी कर चुकी है। वो उनका बयान, उनका ये बोलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को आज ये पता है, मोदी जी को ये पता है कि आज हम टीडीपी के सहारे हैं, नायडू के सहारे हैं, नीतीश के सहारे हैं, मतलब एक गठबंधन के सहारे हैं। यदि इसमें से किसने भी मुंह फैला लिया, उनकी शर्तों को नहीं माना गया, उन्होंने यदि अपना समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार के लिए एक ऐसा आंकड़ा होना बहुत जरूरी है जो सरकार अल्पमत में ना आए। उसके लिए उन्हें भारत की राजनीति में तो दो पार्टियां ही मुझे ऐसी दिखती है जो समर्थन बीजेपी को दे सकती है। पहली है जगनमोहन रेड्डी, जो बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। बात है चंद्रबाबू नायडू की, कि वो अब घोर विरोध में है। इनको हम साइड में रखते हुए पहला नाम वापस लेते हैं, वो है स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। ये बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। दूसरे हैं ममता बनर्जी, ये बीजेपी को समर्थन दे सकती है। क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता, क्या हो सकता है राजनीति में कोई भी अंदेशा नहीं लगा सकता। तो आज का मुद्दा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।